हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो इस बार 2025 में जो पूछने की संभावना है, उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, समझे? और वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ कर जाते हैं तो उम्मीद है कि आप इसको लिख कर आएंगे। तो क्वेश्चन है कि संप्रेषण का अर्थ बताइए, प्रभावशाली संप्रेषण की विशेषता को बताइए। संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन यूज करते हैं, इसी को हम लोग संदेशवाहन कहते हैं। तो वर्ड से स्पष्ट है कि संप्रेषण यानी संदेशवाहन, संदेशों का वाहन, मतलब कि यह ऐसा चीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बात विचार करते हैं, अपने भाषाओं को, अपने शब्दों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मिनिमम कम से कम 2 व्यक्ति, तब तो आप किसी से बात करेंगे। साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। किस मस्तिष्क का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क के साथ साथ उनका विचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और कम से कम कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि जब तक 2 व्यक्ति नहीं होगा, अगर आप अकेले बोलते जाएंगे अकेले बोलेंगे तो आपको लोग बोलेगा कि क्या है, ये पागल है, नहीं। तो हमेशा संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो संप्रेषण क्या है, संदेशों का वाहन है, जो एक व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाता है, संदेश वाहन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब इसका कहता है क्या कि प्रभावशाली संप्रेषण की विशेषता देखिए। पहला विशेषता है कि संप्रेषण से पहले विचार करना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी से अगर बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम लोग उस पर पहले विचार कर लेते हैं कि किससे बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है, किस मैटर को लेके बात करना है। तो ये पहले से हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले से प्लानिंग किया होता है, और उसी प्लानिंग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। दूसरा यह है कि अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण का मतलब यह हुआ कि बात करने के लिए शांत माहौल चाहिए। हम किसी से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो वहाँ पे माहौल शांत होना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शोर शराबा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो हम एक दूसरे के बात को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। जब किसी दूसरे के बात को अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझेंगे, तो उसके हम लोग उसका बात को नहीं सुन सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, नहीं उसके बातों को हम लोग जवाब दे सकते हैं। इसलिए जब कभी भी संप्रेषण होता है, कभी भी वार्तालाप होता है, तो अनुकूल वातावरण होता है। ऐसा वातावरण होता है जिससे आप अपने भाषा को दूसरे के सामने व्यक्त कर सके और आपके भाषाओं को दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर, समझकर और उसका जो क्या करता है, पुनः जवाब दे। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए। कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है संगठन में क्या होता है, मधुर संबंध होना चाहिए। मधुर संबंध का मतलब ये बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं, तो बात में मधुर होना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। आप ऐसा वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, जो उसको ठेस पहुंचे। नहीं, किसी के साथ हम लोग प्रेम से बात करते हैं, नहीं, जो उनको अच्छा लगता है। अब ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे जिनसे उनको अच्छा न लगे। इसीलिए कहा गया है कि संप्रेषण जो होता है, वार्तालाप जो होता है, अपने वर्डों का जो है, अपने भाषाओं का आदान प्रदान जो होता है, वह मधुर से होता है। मतलब आसानी से ऐसे वर्ड का प्रयोग कीजिए, नहीं ऐसे लफ्ज़ का प्रयोग कीजिए जहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति आपकी बातों को आसानी से समझ सके, आसानी सुन सके।
अगला है कि प्रश्न को अच्छा श्रोता होना चाहिए। अच्छा श्रोता का मतलब यह हुआ कि जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, जिसको आप कुछ कह रहे हैं, वह सुनने वाला होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि हम कुछ बके जा रहे हैं, अगला सुन ही नहीं रहा है, तो संप्रेषण नहीं होता है। जैसे आप कभी कभी होता है कि आपके फ़ोन पे कॉल आता है, नहीं, एक बार कॉल आया, आप बोले रॉन्ग नंबर है, फिर कॉल आया, फिर बोले रॉन्ग नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं समझता है, बार बार कॉल करता है, तो हम लोग इधर से एकदम लगातार बोलना शुरू कर देते हैं। जब आप इधर से लगातार बोलना शुरू करते हैं, गलत वर्डों का प्रयोग करने लगते हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो अगला व्यक्ति भी सुनता नहीं है। वो भी क्या करता है, वो भी उसी तरह आप ही की तरह ही बोलना शुरू कर देता है, आप ही की तरह वो वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ना आप इसके बात को सुनते हैं, ना वो आपकी बात को सुनता है। तो ये क्या होता है, ये संप्रेषण का क्या होना नहीं होता है, ये अच्छा श्रोता नहीं होता है। उसके कहते हैं अनुवर्तन, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुनिए, फिर आप बोलिएगा तब हम सुनेंगे। मतलब एक दूसरे के भाषा को बूझकर, समझकर, सुनकर तब उसका हम लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि ये पहला जो क्वेश्चन है संप्रेषण वाला, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। किसका? प्रबंधन के द्वारा नियोजन प्रक्रिया में। अब सबसे पहली बात है कि हमको सबसे पहले समझना होगा कि नियोजन के बारे में। नियोजन को हम लोग इंग्लिश वर्ड में, हम लोग इसका इंग्लिश वर्ड होता है प्लानिंग। अब क्या होता है कि पहले प्लानिंग को समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? एक योजना तैयार किया जाता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, कितने देर में करना है। ये क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अभी लगन का समय है, अगर आपको घर से ऑर्डर मिल जाए कि आपको शादी में जाना है, तो आप पहले से प्लानिंग करके जाते हैं। नहीं कि शादी में जाने समय कौन सा ड्रेस पहनेंगे, शादी के रोज़ कौन सा ड्रेस पहनेंगे, शादी के अगले दिन कौन सा ड्रेस पहनेंगे, नाइट में कौन सा ड्रेस पहनेंगे। ये सारे हम लोग प्लानिंग के साथ जाते हैं, और जो प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते हैं तो जो आपका जो लक्ष्य होता है वो आसानी से पूरा हो जाता है। समझे? तो पहले नियोजन हो गया। अब नियोजन में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो पहला दिया है कि उद्देश्यों का निर्धारण। जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है वो प्लानिंग नहीं करता है। नहीं, आपको आपका उद्देश्य है कि 12 में अच्छा नंबर लाए, टॉपर बने, अगर आपका उद्देश्य है तो आप उसी के हिसाब से क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। जिसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, घर में छोटा बच्चा होगा, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करता। कैसा घर में कोई बच्चा आपके पास है, छोटा कोई बच्चा है 1 महीना 2 महीना 3 महीना का, कि सुबह उठ के बोला होगा ओ ये हमको पढ़ने जाना है, ट्यूशन जाना है, कहीं बोला नहीं, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वो प्लानिंग नहीं करता है। तो इसलिए कहा गया है कि पहला दिया है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य का निर्धारण कब होता है? जब आप प्लानिंग करते हैं। कोई दिक्कत? उसका कहता है क्या? विकासशील आधार। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, नहीं प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं, तब तक आप विकसित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि विकास भी करने के लिए भी हम लोग प्लानिंग की आवश्यकता होती है। नहीं, पहले 10,000 कमाते थे, अब 12,000 रुपये कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, तो ये भी प्लानिंग के साथ। नहीं, उसमें कितना पैसा एक्सपेंस करना है, कितना पैसा को सेव करके रखना है, ये किसके माध्यम से? प्लानिंग के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से। अगर नियोजन कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? आपका जो है विकासशील आधार कहलाएगा। उसके बाद विकल्पों का चुनाव। जब हम लोग नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं, और बिजनेस स्टार्ट करते समय हम लोग 2-3 को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। करना तो एक है, फिर उसमें से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सबसे अच्छा क्या होगा, नहीं इस सबसे बढ़िया क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में आएगा,
उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं कि नहीं, इस सब को छोड़िए, हमको यही बिजनेस करना है, यही काम करना है, इससे ज़्यादा अच्छा होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें मेहनत कम है, नहीं इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्निंग ज़्यादा है। तो जब तक आप मान लीजिए कि ये नहीं करेंगे, विकल्प का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक नहीं योजना उसका योजना में लागू करना। अब मान लीजिए प्लानिंग के माध्यम से अगर हम लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, नहीं कि कोई भी काम को किस समय करना है, कैसे करना है, नहीं इसमें इस काम को कौन करेगा, किसके द्वारा करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो ये चीज़ प्लानिंग के माध्यम से ही, योजना के माध्यम से ही इसमें क्या किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को किसी प्रकार का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता प्रबंध की मुख्य कार्यों को व्याख्या करें। किसका? प्रबंध का। अब समझिए कि प्रबंध को मुख्य कार्य से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रबंध के बारे में जानेंगे। नहीं किसके बारे में जानेंगे, प्रबंध के बारे में जानेंगे। अब प्रबंध क्या है, सीधी सी बात, एक इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। कोई दिक्कत या नहीं तो आप लिख सकते हैं कि प्रबंध क्या है, कि प्रबंध मान लीजिए जब व्यवसाय छोटे पैमाने पर होता है, यानी व्यवसाय का जब आकार छोटा होता है तो उस व्यवसाय का लेन देन भी कम होगा, ट्रांजैक्शन भी कम होगा, नहीं उसका सीमित ट्रांजैक्शन होता है, नहीं तब व्यवसाय का जब लेन देन होता है, जब व्यवसाय छोटे पैमाने पर होता है, उसका लेन देन जब कम होता है तो उस व्यवसाय के स्वामी के द्वारा, उस व्यवसाय के मालिक के द्वारा उस व्यवसाय के लेन देनों को उस मालिक के द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है, व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा होता है, व्यवसाय का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसी दशा में व्यवसाय के स्वामी के द्वारा उसका लेखा जोखा करना कठिन हो जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यवसाय के स्वामी को ये जानना जरूरी होता है कि हम लाभ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। इसको जानना सबको मन में की बात रहता है कि लाभ हो रहा है कि नहीं, तो उसको जानना भी है और उससे खुद हो नहीं रहा है। तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो व्यक्ति सही सही ट्रांजैक्शन को लेखा जोखा करके और सही सही लाभ या हानि ज्ञात कर सके। कोई दिक्कत? अब कहता है कि प्रबंध का जो का मुख्य कार्य है, पहला है नियोजन करना। नियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अभी जस्ट बताया है कि नियोजन क्या होता है, कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना तैयार किया जाता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, किनके द्वारा करना है, वो क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, संगठन। संगठन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, कब से कहाँ से, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपस में संगठन करते हैं, कार्यों के बारे में विचार करते हैं, योजनाबद्ध कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। क्योंकि संगठन में भी सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्या करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। उसका देखिए क्या आता है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तालमेल। नहीं मतलब एक दूसरे के साथ जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक हम लोग कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। आप प्रबंध को कर्मचारी से माले तालमेल नहीं है, टीचर के साथ, टीचर को स्टूडेंट से तालमेल नहीं है, माता पिता को बच्चे के साथ तालमेल नहीं है, तो वह कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आगे बढ़ना है तो आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहिए, तालमेल के साथ चलिए, एक दूसरे की बात को मानिए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। उसके बाद कहता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तेजित करना। क्या करना, उत्तेजित करना, एक्साइटेड लाना, उसमें मोटिवेट करना, नहीं एक्साइटेड करना। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर प्रबंध के द्वारा अपने कर्मचारी को मोटिवेट किया जाए, नहीं तो जब वह कोई भी व्यक्ति मोटिवेट होता है, नहीं तो कार्य को
अधिक से अधिक करने का कोशिश करता है, नहीं लंबे समय से करने का कोशिश करता है, अच्छे ढंग से करने का कोशिश करता है। कब? जब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तब अभिप्रेरित करेंगे तब। अगर अभिप्रेरित नहीं करते हैं तो वह मन से काम नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है कि नियंत्रण आप किसको करेंगे? जो काम करे उसी पर नियंत्रण करेंगे ना। तो प्रबंध के द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य सौंप दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये उत्पादन करना है, इतना उत्पादन करना है, इसका साइज ये होगा, इसका ये होगा। नहीं, प्रबंध के द्वारा कर्मचारी को सौंप दिया जाता है। लेकिन जब कभी कभी यदि प्रबंध को लगता है कि नहीं दिए गए कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, जैसा कहें वैसा कार्य हो रहा है कि नहीं, इसको देख रेख करने के लिए जब वो खुद जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं गलत तरीक़ा से उत्पादन हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं कि नहीं इसको छोड़ दिए, ऐसे नहीं होगा उत्पादन। नहीं, तो नियंत्रण करना होता है। उसे कहते हैं कि निर्देशन देना। नहीं, निर्देशन क्या होता है कि आपको दिशा दिखाना, नहीं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, नहीं रास्ते दिखाते हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे करते। और लास्ट पॉइंट क्या है कि संप्रेषण। तो संप्रेषण के लिए हम जस्ट बताए थे कि संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बूझने समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि 2 व्यक्ति है, एक आप खुद हैं, एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है, बोल रहा है, समझ नहीं रहा है, तो ये संप्रेषण नहीं कहलाएगा। संप्रेषण के लिए आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो भी आपको गाली दे रहा है, संप्रेषण नहीं कहा जाएगा। तो संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए और एक दूसरे के बात को समझना चाहिए। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको हम बताएं आज, और इस 3 क्वेश्चन को आप समझे होइएगा। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन पे अमल करते हैं, नहीं समझने का प्रयास करते हैं, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे। कोई दिक्कत? और अभी बिहार बोर्ड के द्वारा ये आपका जो मॉडल पेपर है जो नेट पर डाल दिया गया है, अगर आप लोग नेट से डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उस 100 में 50 का जवाब देना है, मतलब जितना है उसका डबल पूछा जाएगा, एक वर्ड में कि डबल रहेगा। नहीं, और उसमें अगर 30 क्वेश्चन पूछना है तो 15 पूछेगा, 30 रहेगा। लॉन्ग में 4 पूछेगा तो 8 रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 100 पूछेगा तो 50 लिखना है। तो अगर नेट से डाउनलोड करके उसका अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।